नमस्कार। किसकी गांव किसकी सरकार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही ये भी साफ होने लगा है कि यूपी गांव में किसकी सरकार रहेगी। ये चुनाव सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ विपक्षी समाजवादी पार्टी बीएसपी और कांग्रेस के लिए भी अहम है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव है। गांव की सरकार के लिए हो रहे इस चुनाव में पार्टियों की असली ताकत जिला पंचायत से तय होगी, जिसमें फिलहाल बीजेपी को बढ़त दिख रही है, लेकिन एसपी और निर्दलीय भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बात अब तक की आंकड़ों की करें तो बीजेपी 210, समाजवादी पार्टी 180, बीएसपी 56 और 44 कांग्रेस 44 जिला पंचायतों में आगे है। बात बड़े नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्र की करें तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में फिलहाल जिला पंचायत रुझानों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में भी बीजेपी को बढ़त मिली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के निर्वाचित क्षेत्र आजमगढ़ में जिला पंचायत की 54 सीटें हैं। यहां 40 जिला पंचायत सीटों पर एसपी को बढ़त मिली है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लोकसभा क्षेत्र अमेठी में बीजेपी आगे चल रही है। बाकी विस्तार से जानकारी हमारे संवाददाता देंगे और हम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से हम उनके दावे भी जानेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है। यूपी पंचायत में देखने वाली बात है कि चुनाव में किसका जोर है। तो आपको बता दें कि चुनाव सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दल यानी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। तो यूपी के त्रिस्तरीय चुनाव में वोटों की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है और उसके साथ ही ये भी साफ होने लगा है कि यूपी गांव में किसकी सरकार रहेगी। ये चुनाव सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ विपक्षी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव है और गांव की सरकार के लिए हो रहे इस चुनाव में पार्टी की असली ताकत जिला पंचायत से तय होगी। अगर आंकड़ों की यहां पर बात करें तो बीजेपी के पास 210 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के पास 180, बीएसपी के पास 56 और कांग्रेस के पास 44 सीटें हैं। इसके साथ ही जिला पंचायत में तो आपको बता दें कि गांव में किसकी सरकार होगी, इसकी त्रिस्तरीय चुनाव की अगर यहां पर बात देखें तो वोटों की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है और इसी पर हमारे संवाददाताओं से लगातार हम यहां पर जानकारी लेंगे। और आशीष शिवहरे जालौन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रेम कौशिक मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे जालौन की तरफ जहां पर आशीष शिवहरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आशीष, जानना चाहेंगे आपसे कि गाँव में किसकी सरकार बनेगी और क्या देखा जा रहा है वहां पे। जी अंशु, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि अगर जालौन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करें तो यहाँ पर लगभग जिला पंचायत की बात करें तो 25 सीटें थी। इसके अलावा ग्राम पंचायत की 574 सीटें थी। इसके अलावा सुपर सीट जो है वो क्षेत्र पंचायत की सीटें थी। इसके अलावा आपको बता दें यहाँ 9 विकास खंडों पर चुनाव हो रहा था, जिसमें सामने आ चुके हैं। इसमें भाजपा को बड़ा झटका लगाया। तो बता दें जालौन में 25 सीटों से लेकर भाजपा को 6 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा आपको बता दें जो बसपा ने 7 सीटों पर जीत दर्ज कराई है, 6 निर्दलीय है, सपा ने भी 4 सीटें जीती हैं, एक कांग्रेस को और एक जनता दल को सीट मिली है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनता के बीच ये रोड था जिसमें बीजेपी को नकारा गया है। केवल 6 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली है। जी तो वहां पर जिस तरीके से देखा जा रहा है वोटों की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है और समाजवादी पार्टी के पास भी 180 सीटें हैं और अभी बीजेपी के पास 210 सीटें हैं। तो क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से कहीं न कहीं सत्ता में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लगातार जो है जो इस तरीके से जनता को रोज देखा गया है, निश्चित रूप से कहीं कहीं परिवर्तन का समय आ चुका है। यहाँ पर जो कमजोर सीटें मानी जा रही थी, जो सपा और कांग्रेस और बसपा वो
वापस उन्होंने वापसी की है, वो जिले में आई है, सामने आई है, उनकी अच्छी खासी सीट दर्ज की है। बिल्कुल अंशु, आपको बता दूं लगातार जो है बीजेपी के जो विधायक हैं या सांसद हैं वो क्षेत्र में गए हैं, लेकिन अपने प्रत्याशी को जिताने में कामयाब हुए हैं। जी चलिए आशीष जी, लगातार आप बने रहिए, इस खबर पर आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। प्रेम कौशिक मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां का भी हाल जान लेते हैं। जी प्रेम जी, आपसे जानना चाहेंगे मथुरा में इस समय किस तरह की हाल देखा जा रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि मतगणना गांव की पंचायत का जो चुनाव है, चुनावी और दूसरा दिन आज मतगणना का है चल रहा है। 33 वार्डों का मथुरा में चुनाव चल रहे थे। 10 मतगणना केंद्रों पर आज भी अभी भी गिनती शुरू है और इस दौरान जो देखा जा सकता है कि करीब कहीं ना कहीं रालोद जो है, रालोद बढ़त बनाए हुए है। रालोद और बसपा जो है अपनी सीटों को विजय दिलाते हुए करीब अभी तक 8 सीटें बसपा के खाते में चली जा चुकी हैं और करीब 17 सीटों पर रालोद अभी आगे चल रही है और कहीं ना कहीं 6 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है और सपा और अन्य के साथ में देखा जाएगा 2 से 4 सीटों का लगभग अनुमान चल रहा है इस समय। लेकिन इन पूरे जो माहौल में देखा जा सकता है कि रालोद जो है, रालोद और बसपा दोनों कहीं ना कहीं अपने विजय और बढ़त की तरफ इस समय चल रही है। जी प्रेम जी, यहाँ पर देखा जाए तो चुनाव में सत्ताधारी के साथ साथ जो विपक्षी हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी बीएसपी हैं और कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव काफी अहम है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि इन पर जीत दर्ज करने के बाद किस तरह के रुझान वहां पर देखने को मिलेंगे? जी मैं आपको बता दूं, ये पंचायत चुनाव के बाद में जैसे कि भविष्य में आने वाले समय में अब जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले और कहीं ना कहीं ये पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव को भी एक टक्कर देते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इस समय का माहौल देखने को मिल रहा है कि विपक्ष का जो रहते रालोद, बसपा और सपा है, जिसमें रालोद और बसपा का जो समय दिख रहा है वो बढ़त की ओर दिख रहा है, विजय की ओर कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि अपनी सीटों पर विजय बनाते हुए, बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं इस समय। तो कई मान सकते हैं कि भविष्य में ये जो पंचायत का चुनाव है ये विधानसभा पर भी असर देगा ये। जी तो प्रेम जी, मथुरा में जिस तरीके के आपने बताया है कि कहीं ना कहीं असर अगले जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी देखा जाएगा, तो और किस तरीके की तैयारी वहां पर की गई है? लगभग वोटों की गिनती भी पूरी हो गई है, किस तरफ पल्ला भारी दिखाई दे रहा है? जिस समय पल्ले की अगर बात इस समय जो पल्ले की अगर बात करें हम, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ ये पल्ला खिंचता हुआ दिख रहा है कि बढ़त बनाते हुए दिख रहा है कि रालोद और बसपा अभी तक में क्लियर की जो सीटें हैं वो बसपा के खाते में इस समय 8 सीटें जा चुकी है और वही 17 जबकि 33 वार्डों में ये चुनाव चल रहा है, वही 17 पर 17 सीटों पर जो है इस समय रालोद आगे चल रही है। बीजेपी 6 पर इस समय 6 सीटों पर विजयी हुई है। तो अगर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है विपक्ष का दल रालोद बसपा ये अपनी बढ़त की ओर है, तो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा आने वाला विधानसभा समय, जिसमें इस एक पार्ट पर जो है उसमें माननीय लक्ष्मीनारायण चौधरी जो है इस समय के जो सत्ता दल के मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनकी जो है पुत्रवधू लड़ी थी, वो भी निर्दलीय लड़ी थी, लेकिन वो बीजेपी से प्रत्याशित थी, तो वो भी विजयी हुई है। तो देखा जा सकता है कहीं ना कहीं इस समय विपक्ष अपनी बढ़त की ओर है। जी प्रेम जी, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कहा जाता था कि बाहुबली आसानी से जीत जाते हैं अपने बल का प्रयोग करके, क्या इस चुनाव में भी ऐसा कुछ देखा गया है? जी नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। पहले कहा जाता था कि बाहुबली का पंचायत चुनाव बाहुबली का चुनाव कहा जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब देखा जा सकता है कि समझदारी जो इस समय जो वोटर इतने समझदार हो चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं विकास की ओर अपना चुनाव जो है वोटिंग करते हैं। तो इसी को देखा जा सकता है कि कई इस बार जो चुनाव हुए हैं और ये रालोद की जो बढ़त है, ये रालोद की बढ़त कह सकते हैं, जैसे किसान आंदोलन के बाद में जिस तरह से रालोद दोबारा फील्ड पर आई, दोबारा बैक उठ के दोबारा से आई, तो उसका असर ये देखने को इस चुनाव में पंचायत चुनाव में मिल रहा है कि रालोद की सीटों की जो बढ़त है, उन किसान आंदोलन के बाद में रालोद का आना, बसपा और सपा के साथ में हाथ मिलाकर तो किसान आंदोलन में एक साथ रहना और उसके बाद में ये पंचायत चुनाव, तो इसका जो असर है पूरा कोई कहीं ना कहीं इन पंचायत चुनाव में इनको देखने को मिला। उसी का परिणाम है जो आज बसपा हुआ या जो है रालोद है जो अपनी सीटों पर बढ़त बना रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष जी और प्रेम जी, आपका धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी हमारे साथ
साझा की। और अब लखनऊ से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं पवन जी। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की देखी जा रही है वहां पर बढ़त, किस तरह का पलड़ा वहां पर भारी देखा जा रहा है। जी पवन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए घनश्याम जी की और रुख करेंगे जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी घनश्याम जी, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके की बढ़त वहां पर देखी जा रही है, लखनऊ में क्या देखा जा रहा है अभी? बिल्कुल निश्चित तौर पे ये जो त्रिस्तरीय चुनाव होता है वो सेमीफाइनल होता है विधानसभा चुनाव के लिए। 1 साल अभी बाकी है। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है अभी, और जिसके बाद त्रिस्तरीय चुनाव में काफी कांटे की टक्कर रही है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और अभी तक जो जितनी भी जो सीटें आई हैं उसमें बीजेपी अभी बढ़त बनाई हुई है। इस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अभी शाम तक जो रिजल्ट आएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस स्थिति और भी सही होगी। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो आयोग ने जो डाटा दिया है उसमें 1,12,358 ग्राम पंचायत सदस्य और 16,510 ग्राम प्रधान और 35,812 ग्राम पंचायत के सदस्य निर्वाचित अभी तक घोषित किए गए हैं। और अभी भी लगातार मतगणना हो रही है। बहुत जगह से अभी जो आ रहा है कि वहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के वहाँ पे पुलिस की सख्ती के बाद वहाँ पे जो प्रक्रिया है चुनाव वोटिंग की गिनती की नौकरियों की गिनती की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ स्लो हुआ है, उसमें जिसके कारण अभी नतीजे नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन नतीजे अभी आज शाम तक यानी अभी कुछ ही देर के बाद पूरी तरीके से घोषित कर दिया जाएगा। और लगभग 3,050 सीटों पर मतगणना अभी जारी है, जो मतगणना की जा रही है। और बीजेपी अभी तक जो आंकड़ा आयोग की तरफ से आया है, बीजेपी ने 210 सीट पे कब्जा जमाया है, समाजवादी पार्टी 182 सीट पे कब्जा जमाया है, बहुजन समाज पार्टी 56 सीट और कांग्रेस 45 पे सबसे पीछे चल रही है। घनश्याम जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि आने वाले जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, अगले साल जो विधानसभा वहां पर चुनाव होंगे, तो ये कितनी अहम माना जा रहा है ये सारे चुनाव? बिल्कुल निश्चित तौर पे मैंने पहले ही आपको बताया कि ये सेमीफाइनल होता है किसी भी त्रिस्तरीय चुनाव, किसी भी विधानसभा चुनाव के लिए। और जो लोकल लेवल पे ये जो वोटिंग होती है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, ये लोगों की जो पैठ होती है वो वोटर के अंतिम गिनती, मतलब एक पहला जो वोटर होता है, पहला व्यक्ति जो होता है, उनकी कनेक्टिविटी में इन लोगों को वोटिंग होती है। अगर माना जाता है कि अगर 2-4 ब्लॉक प्रमुख, 2-4 VDC, 2-4 प्रधान, अगर 10-20 प्रधान अगर ये किसी नेता के पास है, उनका समर्थक है, तो वो विधानसभा चुनाव बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जीत जाता है। इसलिए लड़ाई इसलिए भी बहुत अहम हो जाती है त्रिस्तरीय चुनाव कि जो लोग अगर वो लोग चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव, हमारे घर के लोग या फिर उनके जो समर्थक हैं, जो बड़े नेता हैं, वो चाहते हैं कि हमारे समर्थक ही इसमें ज्यादा से ज्यादा आए, ताकि वो जब चुनाव लड़े और प्रदेश स्तरीय जो मतलब चुनाव होता है, जो विधानसभा जो चुनाव होता है, जब वो चुनाव लड़े तो इनका समर्थन मिले और आसानी से वो जीत दर्ज कर ले। इसके लिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और जिसके चलते सारे पार्टियों ने अपने पूरी ताकत कोविड प्रोटोकॉल के बाद भी सारे पार्टियों ने ताकत झोंक दिया है और रिजल्ट आने जा रही है। जी घनश्याम जी आपसे जानना चाहेंगे कि बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की सीट वाराणसी से हो, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र गोरखपुर हो, या आजमगढ़ हो, तो यहाँ पर जो देखा जा रहा है इन सीटों पर क्या देखा जा रहा है, किस तरीके की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है बड़े नेताओं की अगर हम बात करें तो? बिल्कुल बहुत जगह चुनाव हुए हैं जहाँ पे खुद सिटिंग MLA के घर के परिवार के लोग हार गए हैं। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे निर्विरोध लोगों ने सिटिंग MLA के भतीजे को चुनाव हराया है। बहुत इसमें मिला जुला असर दिख रहा है।
हालांकि जो खासतौर पे जहाँ पे बीजेपी वर्चस्व क्षेत्र है, जहाँ पे समाजवादी पार्टी का वर्चस्व जिस क्षेत्र पे, जैसे कन्नौज एरिया हो गया, बनारस हो गया तो मोदी जी का एरिया हो गया, गोरखपुर हो गया तो योगी जी का एरिया हो गया, इन सब क्षेत्रों में तो असर ये है कि खुद जहाँ पे पार्टी का वर्चस्व अच्छा है वहाँ पे इन लोगों की सीटें अच्छी निकल रही है। लेकिन बहुत ऐसे जगह चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं जहाँ पे सिटिंग एमएलए, सिटिंग पहले से जो मंत्री हैं उन लोगों को, जैसे गोंडा में वहाँ पे सिटिंग एमएलए है, वहाँ पे वो उनके भतीजे को जो है वहाँ का एक निर्दलीय एक कैंडिडेट ने उसको हरा दिया। तो ऐसे कई बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे बहुत तरीके से ऐसे मिला जुला असर दिखाई दे रहा है, रिजल्ट में मिला जुला असर सामने आ रहा है। जी चलिए घनश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमंग अग्रवाल कानपुर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी उमंग जी, जानना चाहेंगे आपसे कि कानपुर में किस तरीके की अभी स्थिति देखी जा रही है, किस तरह का वहां पर बढ़त देखी जा रही है सीटों में? ये अगर हम आपको कानपुर देहात की बात अगर बताएं तो कानपुर देहात में भी हर एक बूथ के मतदान खुल चुके हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि अभी तक जिला पंचायत के एक भी प्रत्याशियों का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। अगर वही बात की जाए सत्ता के हनक की, सत्ता का हनक इतना हावी है यहाँ पर, जो आरओ है, एआरओ थे, उनके ऊपर साफ तौर से दबाव बनाने की कोशिश की गई, अपने बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की भी कोशिश की गई है। और हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी अगर टक्कर जो देखने को अभी तक मिल रही है वो सपा और भाजपा के बीच में बहुत ही जोरदार टक्कर है। और वहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान जो उनके ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो उनके ही पार्टी के लोग थे और जो उनके पार्टी के लोग थे और जो निर्दलीय के रूप में खड़े हुए थे, उन्हीं ने उनको टक्कर देके और बीजेपी को पीछे किया। जी तो उमंग जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि टक्कर यहाँ पर कांटे की चल रही है और बीजेपी को काफी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात और समझ में आई है कि क्या यहाँ पर भाई भतीजेवाद को भी बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है? जिस तरीके से अभी और संवाददाताओं से बात हमने की और उनसे जानने की कोशिश की तो वहां पर पता चला है कि अपने अपने लोगों को जिताने की कोशिश लगातार वहां पर की जा रही है। तो क्या भाई भतीजावाद वहां पर भी देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, हम आपको बताते हैं जो यहाँ के सत्ताधारी लोग हैं, जैसे विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो अपने जो प्रत्याशी हैं, जो अपने सिंडिकेट प्रत्याशी हैं, उनको जिताने के लिए पूरी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, सबके ऊपर दबाव बना रहे हैं, जहाँ तक कि डीएम एसपी सबके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जैसे तैसे करके हमारी एक सीट निकले, 2 सीट निकले, हमारी विधानसभा से 1 सीट निकले, लेकिन यहाँ पर बीजेपी सपा में और निर्दलीय प्रत्याशियों में बहुत भयंकर टक्कर है, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी को हराने की कगार में पहुंच गए हैं और उसी को जिताने के लिए वही हम आपको बता दें जो यहाँ के एमपी, एमएलए, विधायक हैं, उनने एआरओ और आरओ के ऊपर साफ तौर से दबाव बनाया है कि किसी भी तरीके से अभी भी आप ये परिणाम रोक कर रखें, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। जी तो उमंग, वहां पर जिस तरीके से आपने बताया है कि वहां पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है और भाई भतीजावाद को लेकर भी कई तरीके की चीजें सामने आई है, लेकिन इसमें आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी को क्यों नुकसान वहां पर झेलना पड़ रहा है? बीजेपी क्यों वहां पर अपनी पैठ नहीं जमा पा रही है? देखिए, अगर साफ तौर पे बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी का कोई भी ऐसा नेता नहीं जो जमीनी स्तर पर काम कर रहा हो, जमीनी स्तर पर जा रहा हो, जमीनी स्तर पर गया हो। वहीं अगर हम बात करें सपा के प्रत्याशियों की तो सपा के प्रत्याशी बराबर जमीनी तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे थे, वो हर एक जगह जाते थे, आते थे और इसी का उन्हें आज फायदा मिल रहा है। और वहीं अगर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी जो बीजेपी के ही थे, जो बीजेपी के प्रत्याशी जो निर्दलीय रूप में लड़े हैं और उनको आपस में ही जो एक गुट और दूसरे गुट के माध्यम से जो झगड़े हुए हैं उसका ये आपसी में तनाव देखा गया, जिस कारण से बीजेपी को हार का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वहां पर बीजेपी जो है वो नुकसान में जा रही है और अदर पार्टियों को अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर उसमें देखने को मिल रही है। जी यहाँ पर देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती यहाँ पर पूरी हो चुकी है। उसको लेकर लगातार हम अपने संवाददाताओं से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने जालौन, मथुरा और लखनऊ के बारे में हमने आपको बता दिया है, जिसमें कानपुर
बिहार से भी हमने अभी बात करी, जहां पर भाई भतीजावाद सामने निकल कर आ रहा है। और आपको बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि अगले साल होने हैं, वहां पर गांव में ये सरकार के लिए ये जो चुनाव हो रहे हैं, इसके नतीजे काफी अहम माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि एसपी और निर्दलीय भी इसमें अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और बात अब तक के आंकड़ों की करें तो 210 समाजवादी पार्टी के पास में है, 180 बीजेपी के पास, बीएसपी के पास में है और 56 और 44 कांग्रेस के पास में है। तो ये अभी तक के रुझानों की हम आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ सहयोगी आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, लखनऊ स्टूडियो से। वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे पंचायत चुनाव का क्या सिनेरियो अभी दिखाई दे रहा है? देखिए, जो कुछ सरकार चाह रही थी, कुछ वैसी तस्वीर निकल के सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतर कंडीशन में है। और जैसा कि आकलन किया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जो सीटें जीतेगी वो कहीं दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में जाके ठहरेगी, और कुछ वैसी ही तस्वीर निकल के समाजवादी पार्टी के लिए भी आ रही है और बसपा तीसरे नंबर पे आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अजीत सिंह की पार्टी जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और शायद इसके पीछे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन की वजह से अजीत सिंह की पार्टी सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इलेक्शन है बहुत एक तरीके से आप कहिए कि मुश्किलों के बावजूद, क्योंकि जिस तरीके से कोविड की स्थितियां हैं, चाहे वो राजधानी की बात करें, लखनऊ की बात करें या फिर आसपास के दूसरे इलाके हैं वहां पर बात करें, यहाँ तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया था कि जो है चुनाव होना नहीं चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वहां से आदेश लेकर के कुल मिला के उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो, पंचायत चुनाव हुआ। इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे वजह सीधी थी कि 2022 की तैयारी सरकार करना चाह रही थी, योगी सरकार करना चाह रही थी। होता आमतौर पे ये है कि जिनकी सरकार होती है 5 साल पे, जिस पार्टी की सरकार होती है, पंचायत चुनाव में उन्हीं के प्रधान, उन्हीं के पंचायत के जो दूसरे पदाधिकारी वो उसी सरकार के बनते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार, तो जाहिर सी बात है निचले स्तर पे जो पंचायत के स्तर पे वो उनके आदमी थे। योगी सरकार कहीं ना कहीं चाह रही थी कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं या फिर जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपने करीब पाते हैं वो चुन करके आए। तो जो कुछ सरकार चाह रही थी, जो कुछ भाजपा चाह रही थी, करीब कोई वैसी तस्वीर निकल के आई। जैसे अभी आपने बताया कि 200 के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में सीटें गई, और अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन मोटा मोटा जो निकल के सामने आ रही है, मोटी मोटी बात जो सामने निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी का नंबर है, फिर इसके बाद कहीं दूसरी पार्टियां, चाहे वो वर्मा जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि पार्टी की जो सिनेरियो है वो तो आपने बताया, यहाँ पर धनबल और बाहुबल कितना चल पाया है इस पूरे चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से जो पंचायत चुनाव है वो कहीं ना कहीं जो इलाके के दबंग होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, उनके मेंबर्स, उनके पारिवारिक सदस्य वो चुनाव लड़ते हैं। इस बार की तस्वीर कोई जुदा नहीं है। जो भी बड़े चेहरे हैं, या तो उनके परिवार के सदस्य या तो खुद वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, और निश्चित रूप से उनका जिस तरीके का प्रभाव इलाकों में होता है, इससे जीत भी उनको हासिल हुई है। तो इसको ये बहुत मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार चाहती क्या थी, कोरोना के बाद भी क्या चाहती थी, कोविड की जिस तरह की स्थितियां थी उसके बावजूद, क्योंकि सैकड़ों मौतें जो हैं इस बीच हुई हैं, और कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव है उसके ऊपर भी ये बात कही जा रही थी कि इस समय लॉकडाउन का वक्त था और पंचायत चुनाव की मतगणना और पंचायत चुनाव हुए। तो जाहिर सी बात है ये सब जिस मकसद से किया गया वो मकसद साफ साफ पूरी तरह होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2022 में और साफ हो जाएगा कि जो इतने मुश्किलों के बाद, इतनी दुश्वारियों के बाद जिस इलेक्शन को किया गया उसका नतीजा क्या निकला, और 2022 में वो जब चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, जिसकी तैयारी इस बार की गई, वो तब निकल के सामने आ जाएगा। चलिए आलोक वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे
संवाददाता आलोक वर्मा हमारे साथ, जिन्होंने बताया है कि पंचायत चुनाव यहाँ पर हुए हैं और जिस मकसद को करने के लिए पंचायत चुनाव यहाँ पर रखे हुए थे, कहीं ना कहीं वो मकसद पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि किसका गांव रहेगा और किसकी सरकार रहेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।